नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जेडीयू ने अपने स्लोगन में यह क्यों लिखा कि बात बिहार की हो तब बात नीतीश कुमार की हो। मतलब बहुत साफ है कि बिहार की बात आप किसी भी परिस्थिति में करिए, किसी भी संदर्भ में करिए, बात आपको नीतीश कुमार की ही करनी होगी। दरअसल जेडीयू का संदर्भ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, जेडीयू ने दबाव बनाया तो बीजेपी ने दिल्ली में मीटिंग करके ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, पर सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के अभी भी शक और शुबा बना हुआ है। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जब संख्या बीजेपी की ज्यादा आई तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बना। इसलिए जेडीयू को कहीं ना कहीं शक लग रहा है। इसलिए जेडीयू यह साफ तौर पर मैसेज देना चाह रही है कि हम किसी के भी साथ जाएं, परिस्थिति जैसी भी बने, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जेडीयू टस से मस नहीं होगी। और इसीलिए जेडीयू ने यह स्लोगन दे दिया है। अब जेडीयू ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वैसे देखें तो आज के बारे में यह भी चर्चा बहुत साफ है कि नीतीश की यात्रा निकली है, प्रगति यात्रा, और उसमें बीजेपी के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कहीं वेलकम करते दिख नहीं रहे हैं, बीजेपी ने दूरी बनाई हुई है। तो आखिरकार चल क्या रहा है? क्या नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, पर सीएम कोई और भी हो सकता है? क्या इस तरह की भी बात चल रही है? हम इसके बारे में हकीकत बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं एक बाइट, एक नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम पूरी हकीकत बताएंगे कि आखिरकार बिहार में होने क्या जा रहा है और किस तरह से बीजेपी अपने हाथ में सत्ता ले सकती है। इसकी गुंजाइश कैसे, कब और कहां है, इस बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं कि नेता कह क्या रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। तो ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाजपा के पास हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। जो हाल कांग्रेस का हुआ है उससे भी बदतर स्थिति भाजपा का होगा। क्या भाजपा इस बात को समझ रही है? लेकिन भाजपा के आगे मजबूरी है, केंद्र में नीतीश जरूरी है। इसलिए भाजपा
दबी जुबान से नीतीश के नेतृत्व को तो स्वीकार रही है, लेकिन सीएम का चेहरा नीतीश होंगे इसको खुल करके बोल नहीं रही है। जेडीयू भाजपा की इस चाल को समझ रही है, इसलिए जेडीयू स्लोगन लिख रही है, बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार जरूरी हो। मतलब नीतीश कुमार के बगैर बिहार की बात हो ही नहीं सकती है। आइए चलते हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या मतलब है इसका। क्या बीजेपी जो कह रही है उसका मतलब यह है कि नेतृत्व नीतीश का होगा, लेकिन सीएम का चेहरा नीतीश होंगे ये जरूरी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आशुतोष कुमार जुड़े हैं, मृत्युंजय शर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष, अगर मैं आपके पास आना चाहूं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूं तो मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा, इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठीक उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सीएम का चेहरा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बने। क्या बिहार में भी यही होने जा रहा है क्या? देखिए, बिहार में इस तरह की परिस्थिति मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति एकनाथ शिंदे से बहुत अलग है और एकनाथ शिंदे से नीतीश कुमार की तुलना करना ये बहुत ही उचित नहीं होगा। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अनुभव के आधार पर भी और राजनीतिक परिपक्वता के आधार पर नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। अगर एक बात हम मान भी लें कि चुनाव के वक्त फिर नीतीश कुमार की सीटें अगर कम हो जाएं तो नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता में रहते हुए भी बदल जाते हैं, लेकिन इस बार तो वो अगर अलग से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अगर भाजपा को इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करेगी तो वो उस वक्त भी पलट सकते हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति में जो जदयू के 12 सांसद हैं उनकी जरूरत भाजपा को है। तो फिलहाल भाजपा इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। चलिए, भाजपा रिस्क नहीं लेगी, आप ये बात कह रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा जी, इस स्लोगन का क्या मतलब है जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो? क्या मतलब है? देखिए पंकज जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो चुनाव लड़े जाएंगे वो आप देखिएगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वो उसमें कोई दो मत नहीं है। और जब आप किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो उस व्यक्ति को आप प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी जरूरत को प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी कामयाबी को प्रोजेक्ट करते हैं। आप इनफैक्ट पिछले भी जितने चुनाव देखेंगे उसमें जो मेन स्लोगन थे वो नीतीश कुमार जी के ही इर्द गिर्द केंद्रित रहते थे। चाहे पिछली बार का देख लीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, उसके पहले का भी देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से उसी का कंटिन्यूएशन के तौर पे देख सकते हैं। और जदयू जब ये और ये इनफैक्ट इलेक्शन कैंपेन में नहीं, ये जदयू का कैंपेन है, जदयू का नारा है, स्लोगन है। तो उस केस में तो जदयू के बहुत मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें कि उसके नेता है नीतीश कुमार, और जो भी उनके स्लोगन्स होंगे वो नीतीश कुमार के अराउंड ही सेंटर्ड होंगे। दूसरा पंकज जी, देखिए बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जो भी परिवर्तन आए हैं, और भले ही कुछ फ्रंट्स पे लोग नीतीश कुमार जी को क्रिटिसाइज भी करते हो, लेकिन जो भी परिवर्तन आया उसमें एक तरह से खासकर 2005 पे अगर हम याद करें तो फ्रेश चेंज के तौर पर आए थे नीतीश कुमार, एक बहुत ही जो जंगल राज का पीरियड हम बोलते हैं उससे। तो उस मामले में आप देखिएगा कि बिहार में एक तरह की क्रेडिबिलिटी जो है, और बहुत ही एकदम निचले तबके में, ग्राउंड लेवल पे, महिलाओं में, एक समाज में जो क्रेडिबिलिटी की बात होती है वो नीतीश कुमार अभी तक होल्ड करते हैं। और इस कारण से उनकी सुशासन के अगेंस्ट आप देखिएगा जितने भी स्लोगन्स होंगे वो गढ़े जाते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन के तौर पे मैं देखता हूं कि ये स्लोगन जो भी गढ़ा गया है और जदयू के द्वारा दिया गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत तार्किक है कि ये दिया जाना, इसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं दिखती मुझे। जी, आपको लगता है कि इस स्लोगन का कोई मतलब नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको उस तरीके से नहीं देखा जाए, लेकिन सवाल ये उठता है आशुतोष कि आप अगर सीक्वेंस को देखें तो बड़ा साफ दिखाई पड़ता है कि हुआ क्या। दरअसल हुआ ये कि जब सरकार बनी केंद्र में, मतलब जिस तरह का मैंडेट आया, तो बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर जब अमित शाह कहने लगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसके बाद बहुत तरह का आप जानते हैं कि एक संशय उत्पन्न होने लगा कि भाई इसका मतलब क्या है। अब एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के
जेडीयू अपना स्टैंड पहले भी साफ कर चुकी है, बीजेपी ने भी बड़ा साफ कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच करके वो पार्टी दफ्तर में जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इस स्लोगन के टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार में सीएम फेस को लेकर अमित शाह का बयान, फिर अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल की नीतीश को चिट्ठी, और फिर एनडीए की बैठक से पहले सीएम का बीमार हो जाना, और अब दिलीप जायसवाल से सम्राट चौधरी तक नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि सीएम फेस नीतीश ही होंगे। इसलिए हम यह डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि यह कहीं ना कहीं संशय और शक की स्थिति पैदा करती है? बिल्कुल शक की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिए कि लंबे समय से बिहार में भाजपा ये चाहती है कि उसका सीएम हो। 2015 में भाजपा और नीतीश कुमार ने अलग अलग चुनाव लड़े, वो उस दौर को भी हमने देखा, और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी। लेकिन बिहार की राजनीति में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और भाजपा बिहार में अपना सीएम नहीं बना पाई और भाजपा की हार हो गई थी। बाद में फिर परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार को अपने पुरानी साथी की याद आई, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ, राजद के साथ सरकार चलाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो भाजपा के साथ नीतीश कुमार भी काफी सहज रहते हैं। लेकिन अब भाजपा की मंशा ये है कि वो कहीं ना कहीं बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति की ओर ले जाए। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसा कि उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से और तमाम चीजों से ये बातें सामने आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केंद्र में नीतीश कुमार के सांसदों की जरूरत है। हाल के दिनों में हमने देखा था कि जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी कोई बैठक की थी दिल्ली में, और नीतीश कुमार के काफी जो करीबी हैं ललन सिंह, वो भी आजकल नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कुछ ज्यादा ही मेल जोल रखते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने आरसीपी सिंह को देखा था कि वो नीतीश कुमार के काफी करीबी थे, लेकिन जब वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उठने बैठने लगे तो वो उनके करीबी हो गए। हरिवंश जी भी नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, लेकिन उनकी पार्टी में होते हुए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ज्यादा करीबी हैं। अगर हम साफगोई से एक बात समझें कि नीतीश कुमार की पार्टी के अगर 12 सांसद भाजपा की ओर रुख कर लेते हैं तो फिर नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद नीतीश कुमार को भी कुछ ऐसा ही अंदेशा लगा होगा और इस बात को लेकर अब वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे होंगे और अपने जो एंटीना को उन्होंने भी खड़ा कर दिया होगा। चलिए ठीक है, एंटीना को खड़ा कर लिया है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ राकेश प्रवीण जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश प्रवीण जी, कुछ दिनों से चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है जब से अमित शाह का बयान आया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी ने वो शंका तो दूर कर दिया, पर एकनाथ शिंदे के भी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, पर सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए। अब देखिए, जब नेतृत्व को लेकर के बीजेपी के तरफ से साफ बयान आ गया तो जेडीयू प्रगति यात्रा से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान देती है कि बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की हो। मतलब बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार के बगैर कोई बात हो ही नहीं सकती है, चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। पर बीजेपी के तरफ से चेहरे को लेकर के साफ नहीं बोला गया कि सीएम का फेस कौन होगा। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र वाली घटना की गुंजाइश है, इसीलिए बीजेपी बहुत साफ साफ बात नहीं कह रही है, सीएम फेस पे चर्चा नहीं हो रही है? राकेश प्रवीण जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र वाली बात बिहार में भी होगी ही, क्योंकि 2020 के घटनाक्रम में
आप देखें कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सदस्यों वाली पार्टी बन के रह गई थी, और उसके बाद बीजेपी का कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और उसने मुख्यमंत्री उन्हें बनाया। इस बार जो परिस्थिति है उसमें अब बड़े भाई छोटे भाई वाली जो बात पहले होती थी, तो अब सही तौर पर ये देखें कि बीजेपी अपने को बड़ा भाई के रूप में ही ट्रीट कर रही है। और जितने बयान आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से भाजपा के स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं वो तो बार बार ये कमिट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ ही हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा यह कोई नहीं बोल रहा है। दरअसल बीजेपी के अंदर यह है कि अब मुख्यमंत्री उसका अपना होना चाहिए। अब क्या हालात होंगे, किस तरह की परिस्थिति बनेगी, कितनी सीटें किसके पास आती है, लेकिन बीजेपी वो गुंजाइश अभी बचा के रखना चाहती है कि मुख्यमंत्री अब कौन होंगे वो 2020 की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। जैसे 2020 में था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इस बार मुख्यमंत्री के नाम पर सारी बातें करते हुए भी एक चुप्पी है, और यह संकेत यह है कि मुख्यमंत्री अब चुनाव बाद ही तय होगा। और नीतीश कुमार के साथ चुनाव में तो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के बाद के भी नेता रहेंगे और वही चेहरा रहेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर बीजेपी की ओर से कोई स्पष्ट बयान अब तक नहीं आया है। नहीं, ठीक है, स्पष्ट बयान नहीं आया है, इसका मतलब तो साफ है कि बीजेपी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर संजय जेडीयू कह रही है कि बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की हो, जेडीयू भी तो साफ संदेशा दे रही है कि भाई हमारे बगैर आप सरकार कैसे बना लीजिएगा। और एक दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी इस तरीके का बात इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अगर हम खुल करके कहेंगे नेतृत्व इनका नहीं होगा तो हमें दिक्कत भी हो जाएगी। चुनाव से पहले नीतीश उधर चले गए तो केंद्र में भी दिक्कत होगी और चुनाव में भी दिक्कत होगी, इसलिए बीजेपी बुझाउल बुझा रही है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तक इस बात से संशय हटा नहीं है, आप ये जान लीजिए। और जो महाराष्ट्र में घटना घटी उसको लेकर के चर्चा तो हो रहा है कि बीजेपी भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, हर जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ नहीं। और इसकी भी चर्चा है कि अब बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या चुनाव बाद आपको इसकी संभावना दिखाई पड़ती है डॉक्टर संजय? देखिए, राजनीति में संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार एक इतने बड़े फैक्टर हैं, वो चुनाव पहले हो चुनाव बाद हो, नीतीश कुमार जी को किनारे लगा करके बीजेपी बिहार में इतनी सीटें ले आएंगी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में हो जाए, यह भी एक अपने आप में प्रश्न है। क्योंकि बीजेपी ठीक है, वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, अभी इसी बात को तो लेकर के नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले ये तो तय हो जाए कि आप लड़िएगा कितनी सीटों पर। उसके बाद जो दूसरी बात है लड़ने और जीतने की बात है, कितनी सीटों पर आप जीतेंगे। तो जब जीतेंगे आपके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी बिना नीतीश कुमार के होगा, तभी ना आप अपनी सरकार बना पाएंगे, अपने मुख्यमंत्री बना पाएंगे। नीतीश कुमार अगर एक्टिव है, सक्रिय हैं और उनको किनारे कर करके बीजेपी अगर सरकार मुख्यमंत्री बना लेती है, अगर एनडीए की भी सरकार बनती है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत सहज रहेंगे। जब छोटी छोटी बातों पर असहज हो जाते हैं कि अमित शाह जी ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और 2 दिन तक नीतीश कुमार जी ने चुप्पी साध ली, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं व्यक्त की, कोई डिप्टी सीएम के साथ उन्होंने मंच शेयर नहीं किया, कोई कार्यक्रम में वो नहीं गए जो पटना में था, छोड़ दीजिए राजगीर की बात। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि चलो 2025 में हमारा मुख्यमंत्री हो जाए? मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए नीतीश कुमार जी तैयार हो जाएंगे और बीजेपी इस स्थिति में आ जाएगी कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाए। इसकी संभावना तभी है जब सीटों को लेकर के कि भाई चिराग कितने सीटों पर लड़ेंगे, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी कितनी सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर लड़ेंगे, और जेडीयू का साइज इतना छोटा हो जाए कि उस स्थिति में जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं रह जाए।
लेकिन जब तक नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है, एक चीज को समझना और होगा। एक बात की बराबर चर्चा होती है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद भी जेडीयू अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा देती है, लेकिन बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस बात को लेकर के भी सतर्कता है, और जब ये सतर्कता है इस बात को लेकर के, तो मुझे लगता है कि अभी सीटों का बंटवारा तो पहले हो जाने दीजिए। ठीक है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी ये तो बात की चीज है, पहले ये तो तय हो जाए कि हाँ इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे। इसके बाद फिर आगे की बात होगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या 2025 के परिणाम के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट का बंटवारा, चुनाव का परिणाम, और उसके बाद हाँ बीजेपी थोड़ा द्वंद्व में चीजों को रखे हुए है कि नहीं हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे। अब लड़िए, उनका जो नहीं ठीक है, पर सवाल ये उठता है मृत्युंजय जी, द्वंद्व में क्यों रख रहे हैं? द्वंद्व में इसलिए रख रहे हैं कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो हमको मिल जाए, या द्वंद्व में इसलिए रख रहे हैं कि 2025 में आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? आखिरकार एनडीए चाहती क्या है? मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि द्वंद्व का मकसद क्या है। क्योंकि आपने सुना प्रशांत किशोर कैसे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लालू के गोद में सौंप दिया, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। उसी तरीके से बीजेपी ने बिहार को नीतीश कुमार की गोद में सौंप दिया, इसलिए बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि इस द्वंद्व के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? नहीं पंकज जी, एक तो अभी देखिए चुनाव होने में अभी 10-11 महीने शेष हैं, और इतनी पहले तो सीटों का बंटवारा रेयरली होता है। इनफैक्ट कहीं भी आप देखेंगे किसी कोलिशन में। दूसरा, कोई भी पार्टी जो कोलिशन में होती है, चाहे कितना भी कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हो, पार्टियां हमेशा चाहती है कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। पिछली बार जितने पे लड़े थे उससे ज्यादा इस बार हमारा हिस्सा हो, ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, जो भी पिछली बार जितनी सीटों पे सभी पार्टियां लड़ी थी, जो पहला नंबर्स आता है तो सब पार्टियां चाहती हैं कि मेरी सबसे ज्यादा सीटें हो। तो बिहार में भी वही अभी होगा, और एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स है ये, ताकि साथ में ही जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको लगे कि हमारा वैल्यू जो इस कोलिशन में है वो बहुत स्ट्रांग है। ये प्रत्येक पार्टी दिखाना चाहती है, और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के बल पे अंत में जब सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें कुछ फायदा मिल सके। तो मेरे ख्याल से ये वो वाला प्रोसेस है। दूसरा, जो प्रशांत किशोर जी का बयान है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अब वो पॉलिटिकल बयान ज्यादा दे रहे हैं रादर देन एक एनालिस्ट के तौर पे जो बयान पहले आते थे प्रशांत किशोर के। तो पहले उनके जो बयान रहते थे वो थोड़े फैक्चुअल ज्यादा होते थे, क्योंकि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होता था। अभी उनकी खुद की पार्टी है, उनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो इसीलिए उनके बयान थोड़े से आपको पॉलिटिकल ज्यादा लगेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ने सपोर्ट किया लालू यादव को 90 के दशक में, कांग्रेस ऐसे भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और लालू ने उसी स्पेस को अक्वायर किया जो करीब करीब कांग्रेस का स्पेस था। अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज वोट को आरजेडी ने अक्वायर किया। जेडीयू और बीजेपी के केस में ऐसा नहीं है। मैं अगर सिर्फ कंपेयर कर दूं, उसमें भी आप देखेंगे आरजेडी के कंपैरिजन में कांग्रेस हमेशा एक बहुत छोटी पार्टी रही पूरे दशक के दौरान 2005 तक, और उसके बाद तो खैर कांग्रेस छोटी ही पार्टी बन के रहेगी। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा रहा है कि जेडीयू बीजेपी करीब करीब बराबर की पार्टियां रही हैं। अगर 20 के बाद की स्थिति छोड़ दे तो हमेशा करीब करीब बराबर, विधानसभा में बराबर सीटों पे लड़ी है, 100 सीटों पे, लोकसभा में 16 पे लड़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन 20 के बाद जो थोड़ा सा समीकरण चेंज हुआ है, खास करके उसके रिजल्ट के बाद, तो मेरे ख्याल से उस जो वेकेंट स्पेस आ रहा है उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब चला जा रहा है कि पिछली बार हमारी सीटें ज्यादा थी तो एक नेचुरल हक है, जबकि जदयू बोलेगी कि कोई बात नहीं, पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था वो एक ब्लिप था, वो बीच में ऐसा हो गया खराब, लेकिन हमारी अभी भी हिस्सेदारी और वोट बैंक है, तो फिर भी हमें 100 सीटें मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो वाला फेज अभी चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, वो वाला फेज चल रहा है। लेकिन मैं राकेश प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। आ रहा हूं आशुतोष कुमार आपके पास। राकेश प्रवीण जी, एक बड़ा सीधा सा बात है कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीट पर लड़ी थी और इसलिए वो 132 सीटों पर चुनाव लड़ गई। यहां तो नीतीश कुमार पहले ही हवा निकाल देंगे, भले ही वो 43 सीट पर जीते हों, लेकिन वो कहेंगे कि कम से कम बराबर सीट पर हम लड़ेंगे या हम ज्यादा सीट पर लड़ेंगे। और बीजेपी को ये बात मानना पड़ेगा क्योंकि केंद्र में नीतीश मजबूरी है। आपको लगता है कि जेडीयू
वर्तमान विधायकों की संख्या के आधार पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी और बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी। अगर बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को जेडीयू तैयार नहीं होगी, फिर महाराष्ट्र वाली संभावना संभव है क्या? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जदयू महाराष्ट्र की तरह कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। उनके लोग अभी से ही यह कहना भी शुरू कर दिए हैं और 2020 में उनकी संख्या चाहे जो भी रही हो, वो कोशिश उनकी यही होगी कि बीजेपी और जदयू की सीटों की संख्या 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब बराबर हो। वो 90-90 हो सकता है, 95 हो सकता है, या फिर मतलब अपने सहयोगियों के लिए जितनी सीटें छोड़नी होगी, कोशिश इनकी होगी कि उस सीट की संख्या करीब करीब बराबर हो। अब इसमें यह है कि स्ट्राइक रेट किसका क्या रहता है, बीजेपी कितनी सीटें जीत पाती हैं, जदयू कितनी सीटें जीत पाती हैं, और फिर एनडीए का कुल क्या परफॉर्मेंस होता है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि जदयू किसी भी तौर पर सीट के मामले में तो वो पेच रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी 125 सीट लड़ जाए, जदयू 90 सीट लड़े या 80 सीट लड़े, क्योंकि उनकी सीट की संख्या भले ही 2020 में कम हुई है, लेकिन वो उसके फैक्टर भी बताते हैं क्यों कम हुई, कैसे कम हुई, उसमें चिराग की क्या भूमिका थी। और इस बार भी जदयू का ये ताना बाना रहेगा कि वो कम से कम बीजेपी के पैरेलल अपने को खड़ा करें। और 2020 के पहले तक तो वो अपने को बड़ा भाई मानते थे कि बीजेपी से बड़ा बिहार में हम हैं, तो ये भाव इस बार भी रहेगा। और महाराष्ट्र एग्जैक्ट महाराष्ट्र यहाँ दोहरा दे या बीजेपी की वैसी रणनीति, शायद रणनीति हर प्रदेश की अपनी अपनी होती है, बिहार में भी कुछ अलग ही रहेगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है इस बात को बिल्कुल समझ रहा है कि बिहार में नीतीश को नाराज करके न सीट का बंटवारा होगा और न फिर आगे की कोई रणनीति तय होगी। आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि जदयू केंद्र के लिए भी मजबूरी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की हर पल ये कोशिश होगी कि कम से कम जदयू नाराज न हो किसी मुद्दे पर। और संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि, और किसी एक वक्ता ने, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रवृत्ति और प्रकृति हम लोग पिछले 2 दशकों से बहुत करीब से देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पर भी वो असहज होते हैं, और जब उनकी बीमारी की सूचना आती है तो हम लोग थोड़ा आशंकित भी हो जाते हैं कि शायद इसके बाद कोई वो बड़ा निर्णय कर ले, क्योंकि हर बार जब वो बीमार पड़ते हैं, इस बार भी 2 दिन पहले उनकी अस्वस्थता की खबर आई तो हम लोग को लगा कि नीतीश कुमार कोई बड़े निर्णय की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो हर बात में असहज होना, और उनके पास एक विकल्प हमेशा रहता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, तो यहाँ वहाँ के चक्कर नहीं, बीजेपी आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ। लेकिन अब आरजेडी भी जोर से कह रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ही होंगे, और शायद इसीलिए जेडीयू ने अपने नारों में, स्लोगन में तय कर दिया कि भाई बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की हो। मतलब आरजेडी को भी ये मैसेज देने का काम तो कर रही है ना जेडीयू कि भाई बात बिहार की होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। हाँ, जदयू की ये कोशिश लगातार जारी है, और जदयू ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के बिना यहाँ किसी सरकार की बात नहीं हो सकती है, या मुख्यमंत्री जब होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। यह जदयू का एक स्टैंड अभी है। लेकिन अब देखिए, जैसे संजय जी ने कहा कि कितनी सीटें किसको मिलती है, किसका परफॉर्मेंस क्या होता है, क्या बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी, या जदयू बीजेपी की सीट की संख्या क्या होती है, बहुत कुछ अब इस पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि 2025 में बिहार की रणनीति और राजनीति, पार्टियों की रणनीति और फिर उसके बाद की राजनीति बदली जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और बिल्कुल आसान तरीके जैसा कुछ नहीं होगा कि बस यही होना है। और वो जो फॉर्मूला आज तय हो रहा है, संभवतः शायद वो पिछले साल के, माने अगले साल के अक्टूबर नवंबर में जाके बिल्कुल कायम रहे, शायद उसमें फिर बदलाव हो, कुछ और फिर नई रणनीति तय की जाए। क्योंकि जदयू का ये मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि बिहार की जब भी बात होगी नीतीश कुमार की बात होगी। आरजेडी अब तेजस्वी यादव से नीचे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उसको अब लालू प्रसाद जी की आखिरी इच्छा यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते वो देख ले। तो अब ऐसा नहीं होगा कि किसी गठबंधन के तहत वो
तेजस्वी को फिर डिप्टी सीएम बनावे और कोई दूसरा आदमी आके मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, और ठीक है। बीजेपी भी अब बार बार ये मान रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी पर का ये मैं मानना है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर संजय, जेडीयू मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ी हुई है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है, इसमें बीजेपी नेता पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्या इनकी सरकारी यात्रा है, ये वजह है? लेकिन हम देख रहे हैं जेडीयू के नेता तो मौजूद हैं, गुलदस्ता देने की होड़ लगी हुई है। खबर आ रही है गुलदस्ता देने की होड़ में कई नेता गड्ढे में भी गिर गए हैं, पता नहीं कहां गुलदस्ता देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और ये न्यूज में भी बन रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने दूरी क्यों बनाई हुई है। क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? दरअसल सीएम के पद को लेकर के संशय का मतलब क्या है, खास तौर पर तब जब केंद्र की सरकार भी जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है। एक बात मैं और विशेष तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप अमित शाह के बयान का जोरदार विरोध करिए और इस आधार पर समर्थन वापस ले लीजिए। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जवाब दिया कि मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं कि किस तरीके से आपके गठबंधन के नेता ने डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। इतना ही नहीं, संजय झा ने यह तक याद दिला दिया कि आपने वादा किया था पंजाब में कि आप डिप्टी सीएम किसी दलित को बनाएंगे, आपने बनाया नहीं। तो दलितों के साथ आपने भी हमेशा से धोखा किया है, इसलिए आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तो जेडीयू का स्टैंड, उनके नेताओं का स्टैंड बीजेपी के प्रति बहुत सकारात्मक दिखता है, चाहे संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो। लेकिन ये सीएम के फेस को लेकर के जिस तरह का संशय है और जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, उसका मतलब क्या निकाला जाए? स्लोगन में एक्स पर बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की हो, मतलब जेडीयू भी तो अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जेडीयू इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना हो। जब तक नीतीश कुमार मैं चाहने की बात कर रहा हूं, उनकी शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक सक्रियता रहे न रहे, लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी कि हम मुख्यमंत्री रहें तो जेडीयू उसी स्टैंड पर कायम रहेगी। अब बीजेपी 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर 2 कदम पीछे हट जाती है। कह देते हैं अमित शाह जी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और फिर वो जो हरियाणा का रिसोर्ट है उसमें से सम्राट चौधरी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिहार में तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड क्लियर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने भी तरह के प्लेटफॉर्म है जिस पर जेडीयू का पोस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की बात है वहां, उससे इतर किसी भी तरह के समझौते की बात नहीं। रह गई बात की जो आपने कहा कि के लोग क्यों नहीं दिख रहे, बिल्कुल सरकारी यात्रा है, सरकारी यात्रा है। और सरकारी यात्रा में जो मैंने देखी थी खबरें कि कैसे ही वो पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, वहां यहां जाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर से ही वो वापस आ जाएंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का सरकारी यात्रा हो, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हो। जेडीयू के लोग तो चूंकि उनके पार्टी के भी नेता हैं, सूबे के मुखिया भी हैं, इसलिए रहेंगे ही। लेकिन एक चीज जो मेरी समझ बनी है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग होते थे नीतीश कुमार जी के, वो क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। वो बीजेपी के साथ भी हैं, जेडीयू के साथ भी हैं। तो जब दोनों जगह है तो वो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी अगर कोई बात बिगड़ने जैसी हो जाती है तो थोड़ा सा उधर भी संतुलित करते हैं, थोड़ा इधर भी संतुलित करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये गठबंधन रहे, इसी गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए। रह गई बात कि 2 चीजों को लेकर के सुने कि नीतीश कुमार थोड़ा अड़े हुए हैं, एक सीटों को लेकर के कि भाई सीटों का फैसला अब हो जाना चाहिए, नए वर्ष में ही सही, जनवरी में, फरवरी में
तय हो जानी चाहिए कि कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। और दूसरी बात, चेहरा भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो चीजें अंदर से निकल करके, जहां तक मेरी जानकारी मिल पाई है मुझे, ये खबर आ रही है, बीजेपी अभी इसके लिए अभी तैयार नहीं हो रही है। बीजेपी कह रही कि अच्छा हम लोग तय कर लेंगे, बात कर लेंगे, अभी तो समय है। तो मैं जिसको कहते हैं ना, थोड़ा टाल मटोल की स्थिति। अब देखते हैं इस टाल मटोल और जो इधर से जेडीयू का जो जारी हुआ है फरमान कि नहीं सीटों पर तय कर लीजिए, हम लोग पहले से ही क्लियर रहे कि भाई कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, ये तय कर लीजिए। देखते हैं कि क्या नए वर्ष में कुछ इस तरह की बातें हो पाती है या नहीं हो पाती। और एक और मैं कह के बात समाप्त करूंगा, जो राकेश जी ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इधर उधर होने की गुंजाइश तो है नीतीश कुमार जी की, लेकिन लालू प्रसाद जी की इच्छा है कि तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा हों। तो कोई और चेहरा 2025 में मुख्यमंत्री का हो जाए, इसके लिए शायद आरजेडी भी अभी तैयार नहीं है। इस वजह से इधर उधर होने की भी गुंजाइश में वो तेजस्वी जी कहीं ना कहीं से एक बीच में आ जा रहे हैं कि भाई पहले था ना कि चलिए आपा जी मेरे तरफ आप ही रहिएगा मुख्यमंत्री, उधर नहीं रहिएगा, इधर रहिएगा। नहीं, इस बार है कि नहीं, ये तो तेजस्वी फिक्स है, उसके बाद आपको जो जिन शर्तों पर आनी है आइए। इस वजह से बड़ा जेडीयू अभी नाप तौल के बोल रही है या बयान दे रही है। चलिए ठीक है, पर मैं आपसे आशुतोष जी ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है एक तरफ इनकी सीटें हैं 43 और बीजेपी की सीट है तकरीबन 79-80, जो मेरी जानकारी है, ऐसे में जेडीयू बराबर की सीट मांगती है या ज्यादा सीट मांगती है, तो इसका आधार सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जेडीयू के समर्थन पर बीजेपी की केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए जेडीयू की बातों को मानना पड़ेगा। या आपको लगता है कि पिछली बार की बात इसलिए होगी कि अरे भाई आपने चिराग को खड़ा किया था और हम हारे थे, हम कम सीट पर तो लड़ ही नहीं सकते, हमें बड़े भाई का दर्जा मिलना चाहिए। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र की तरह सीटों का बंटवारा होगा तब तो ये बात समझ में आ जाएगी कि बीजेपी अपना चेहरा ला देगी सीएम फेस की तरह, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र की तरह सीटों का बंटवारा तो हो नहीं सकता, नीतीश कुमार उसके लिए तो राजी नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं आशुतोष जी? बिल्कुल सही है, बिहार में इस तरह की परिस्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती है और महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार की राजनीति की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एकनाथ शिंदे की जिस तरह की राजनीति का सफर रहा है उसकी तुलना हम नीतीश कुमार से नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक बहुत ही मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। आपने पूर्व में भी देखा कि नीतीश कुमार को जरा सा संशय लगा तो उन्होंने आरसीपी सिंह की क्या स्थिति कर दी और आज आरसीपी सिंह भाजपा में भी नहीं है। एक वक्त ये भी कयास उठे थे। उसी प्रकार नीतीश कुमार सारी परिस्थितियों को झेलना जानते हैं, चाहे उनकी सीटें 43 ही क्यों ना हो, चाहे भले ही नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हो कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने आग्रह किया था कि आप मुख्यमंत्री बने। यदि आप देखते हैं कि नीतीश कुमार को जरा सी भी स्थिति विकट लगती है तो वो पलटी मार देते हैं। ऐसे में 43 सीट रहने के बावजूद भी क्या नीतीश कुमार को अगर भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो क्या वो एनडीए का हिस्सा रहते? कतई नहीं रहते। और फिलहाल आपने देखा कि जिस प्रकार से अमित शाह जी ने जो एक बयान दिया उसके बाद बिहार की राजनीति में पोस्टर भी निकलकर सामने आ गया, तो और इस तरह की खबरें भी कई सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म पर चलने लगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी हालत में चाहिए और वो किसी भी तरीके से कोई भी वो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं और कभी भी वो कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक है, कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, आप बहुत साफ साफ कह रहे हैं, पर एक सवाल उठता है मृत्युंजय शर्मा जी, कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मजबूरी है या बीजेपी के लिए जरूरी भी है? मैं इसलिए मजबूरी कह रहा हूं क्योंकि केंद्र में समर्थन चाहिए, इसलिए मैं जरूरी कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर नीतीश कुमार के बगैर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। कहा यह जाता है कि दरअसल नेतृत्व की बात इसलिए की जा रही है कि अगर नीतीश उधर चले जाएंगे तो फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा
और तब ये नैरेटिव लालू प्रसाद को गढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है और बीजेपी की करारी हार होती है। नीतीश इधर रहते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर पाने में लालू प्रसाद कामयाब नहीं हो पाते और इसीलिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत 94 में ही समता पार्टी जो बन रही थी उसको तरजीह दिया था, उसको तवज्जो दिया था, उसको अपने साथ जोड़ा था और लालू के पॉलिटिक्स को चकनाचूर कर दिया था। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश इधर उधर तभी करते रहे ना जब उनका सीएम का कुर्सी उनको तय दिखा है, पर यहां पर अगर इस बार उधर जाने की बात करते हैं तो क्या आरजेडी उनको सीएम के तौर पर फिर एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि अब तो आरजेडी कहती है कि नहीं, हमारा चेहरा तो तेजस्वी यादव है और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये कहती है आरजेडी कि भाई नौकरी के पर्याय बन चुके हैं तेजस्वी यादव। नीतीश के कुमार के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब होगा अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहने के लिए बात है या आरजेडी अभी भी वेलकम करने को तैयार होगी? क्योंकि मुझे एक बयान कुछ महीने पहले लालू प्रसाद का याद आता है जिसमें लालू जी कह रहे थे कि अरे राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मनी थोड़ी होता है, वो नीतीश आएंगे तो कब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी क्या बोलना है, क्या कहते हैं आप? देखिए पंकज जी, बिहार की राजनीति बहुत पिकुलियर है इस सेंस में कि आप देखेंगे कि 95 के बाद से कोई भी पार्टी अपने दम पे बहुमत में नहीं आ पाई है और एकदम ये अनस्टेटेड रूल है बिहार का कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी, जदयू और राजद, उसमें से 2 पार्टियां जिधर रहेगी मोटा मोटी सरकार उसी की बनेगी। ये एकदम फॉर्मूला के तौर पे बन गया है, तो बहुत क्लियर हो जाता है अलायंस बनने के साथ ही कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। करीब करीब आप 95% श्योर हो जाते हैं। अब रही बात इस बार के अलायंस की, तो मुझे लगता है एक तो जो आपने बात कही और डॉक्टर संजय जी ने बात कही कि इतना आसान नहीं लगता है मुझे स्विच करना हर बार की तरह। एक तो रेजिस्टेंस आ सकता है आरजेडी की तरफ से क्योंकि अब वो एक तरह से वो लोग तैयार हो रहे हैं कि तेजस्वी हमारे नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। लालू जी की आखिरी इच्छा सब लोग कह ही रहे हैं कि है ही कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुझे लगता है, हालांकि हम बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, मुझे थोड़ा सा एक परसेप्टेबल चेंज दिखा है पिछले 2 साल में नीतीश कुमार जी के बिहेवियर में, एक प्रकार से अप्रोच में। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि उनके करियर का आखिरी पड़ाव है करीब करीब। अब वो खुद को जो उन्होंने स्विचेस किए हैं पहले, अब मुझे लगता है उसको थोड़ा सा वो रिग्रेट करते हैं कि थोड़ा मल्टीपल स्विचेस हो गए, ज्यादा स्विचेस हो गए। तो अब वो स्विच करने के पहले, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्विच करना नामुमकिन है, लेकिन उसके पहले वो बहुत ज्यादा कॉशियस रहेंगे। आप देखिएगा वो जितनी आसानी से पहले उन्होंने स्विच किया है वो शायद उतनी आसानी से अब स्विच नहीं करें। इसीलिए आप देखिए थोड़ा सा उनके बयानों को भी अगर आप एनालाइज करेंगे, पहले जब भी वो स्विच करते थे इस प्रकार से इतना अपोलोजेटिक होकर कभी भी वो स्टेज पे भाषण में नहीं बोला करते थे कि मुझसे गलती हो गई है, अब इन्हीं के साथ हमेशा रहेंगे। हो सकता है बहुत सारे राजनीतिज्ञ बोले कि इस प्रकार के भाषण तो ठीक है, नेता हमेशा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा एक इमोशनल अपील भी है। ये भी है कि जाते जाते जो मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं वो इस तरह की नहीं छोड़ के जाना चाहता हूं कि कोई मुझे, जैसे बीच में उनके लिए उनके नाम के साथ एक्रोनिम्स लग गए थे, कुर्सी कुमार या पलटू, इस प्रकार के। मुझे लगता है वो लेगेसी में अपने इस प्रकार के नामों को लगाकर नहीं जाना चाहेंगे और जो लेगेसी वो विकास की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। इसीलिए देखिए थोड़ा सा सहज भी भाजपा के साथ रहते हैं और अगर, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मोटा मोटी सब कुछ भाजपा के साथ ठीक रहा, अनलेस एकदम ही मेक और ब्रेक सिचुएशन नहीं आता है, तो वो भी चाहेंगे कि इस तरफ का ही गठबंधन रहे। उनका भी जो एक प्रेफरेंस रहेगा वो इस तरफ के गठबंधन में रहने का ज्यादा रहेगा आरजेडी के गठबंधन में रहने का। तो मेरे ख्याल से स्विच इस पर थोड़ा सा मुझे इम्प्रोबेबल, हल्का सा लगता है। आपको लगता है कि नीतीश अब ऐसा नहीं करेंगे? राकेश प्रवीर जी, एक बात बताइए, एक चर्चा बहुत जोरों से होती है और आप लोग तो खुल करके कहने लगे कि नीतीश बीमार है और नीतीश हर तरीके से बीमार है। क्या बीजेपी जो अब नहीं कह रही है वो बीजेपी को लग रहा है कि आने वाले 11 महीने के बाद नीतीश एकदम उस तरीके से सक्षम नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे कि उनकी वो सरकार चला पाए?
क्या आपको लगता है ये बड़ी वजह है, इसलिए बीजेपी सीएम के चेहरे को लेकर के खुलकर बात नहीं करना चाह रही है? या आपको ये लगता है कि बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत सारा वोट है तो बहुत सारा विरोध में भी वोट है, इसलिए विरोध में जो वोट है उसको अपने पास रखने के लिए, क्योंकि जो विरोध में वोट है वो लालू प्रसाद का भी वोटर नहीं है, वो कहीं जनसुराज की तरफ ना चला जाए, इसलिए इस संशय को बरकरार रखना चाहती है बीजेपी, ताकि वो वोट जो जनसुराज के तरफ चला जाएगा वो मेरे तरफ ही रहे, इस संशय में कि नया मुख्यमंत्री हमें मिल सकता है। बीजेपी मैक्सिमम वोट पाने के लिए इस तरह का प्रयास या इस तरह का मैसेज एक रणनीतिक तरीके से दे रही है। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है क्या? देखिए, आपके प्रश्न का दो भाग है। एक तो बीजेपी क्या करेगी, दूसरा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेके बीच बीच में कई तरह की बातें आते रहती है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता है कि 11 महीने के बाद वो बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएंगे या बिल्कुल कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि 11 महीना कोई बहुत बड़ा माने ऐसा समय नहीं है। और एक बात ये भी सही है कि उम्र सब पर हावी होता है, एक एज फैक्टर है। नीतीश कुमार जी, संजय जी ने ठीक कहा कि अब कुछ चीजें उन्हें तय करनी होगी कि उनकी शारीरिक अस्वस्थता और सक्रियता या फिर राजनीतिक तौर पर सक्रियता कितनी वो रख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, और उसके आधार पर पार्टी, जदयू के साथ एक संकट यह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, यह एक बड़ा सवाल जदयू के साथ लगा हुआ है। और एक बात सही आपने कहा कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं कि वो किधर जाएंगे और कब पल्ला बदलेंगे या अभी किसी को आकलन नहीं है। जनसुराज एक फैक्टर इस चुनाव में रहने वाला है। बीजेपी कोर कमेटी की अभी जो बैठक आजकल कल और आज में हो रही है, उसमें भी एक मुद्दा यह है कि जनसुराज किस तरह से कितने वोटर्स को कहाँ प्रभावित करेगी, किस क्षेत्रों में, वो क्षेत्र भी चिन्हित किया जा रहा है, वो वोटर्स किस तरह के हैं, तो वो सारी चीजें हैं। और बीजेपी की मुझे जो लगता है कि अभी जो अंदर की रणनीति ये है कि सारी चीजों को कहीं ना कहीं पीछे रख के या थोड़ा ढक के, और एक रणनीति ही बने कि अधिकतम सीटें कैसे निकाली जाए एनडीए के हिस्से में। और खासकर बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभरना चाहती है, उसकी कोशिश ये है कि या तो एकल बहुमत आवे। अब सवाल यह है कि वो सीटें कितनी लड़ेगी। अगर 122 का जो जादुई आंकड़ा है, अगर आप 125 130 सीटें नहीं लड़ते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आप 122 के एकल बहुमत में अपने आ जाएंगे। और नीतीश कुमार और जदयू ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि जदयू की ये कोशिश रहेगी कि दोनों की सीटें बराबर हो। तो एक प्रशांत किशोर फैक्टर है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी फैक्टर है, परफॉर्मेंस एक फैक्टर है कि किस घटक दलों में जदयू, बीजेपी और बाकी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस होता है। तो मुझे ये लगता है कि अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का स्वास्थ्य एक फैक्टर रहेगा, प्रशांत कुमार भी एक फैक्टर रहेंगे, वोटों का किधर बिखराव होता है, किधर ध्रुवीकरण होता है, ये भी एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, आपने कहा सारे फैक्टर रहेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय कुमार, आपको क्या लगता है? ठीक है, ये बात तो मुझे भी दिखाई पड़ता है साफ साफ कि कभी भी जेडीयू बीजेपी को इतने सीटों पर लड़ने नहीं देगी कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले, वो महाराष्ट्र वाली स्थिति तो होने नहीं देगी। पर आपको ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी भी चाहती है कि जनता में ये संशय बरकरार रहे कि नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, इसलिए वैसा वोट जो प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे, जुड़ा रहे, क्योंकि इस तरह के संशय की वजह यह हो सकती है कि एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार से ऊब चुका है, वो चाहता है नया मुख्यमंत्री बने, और इसलिए वो लोकसभा में तो मोदी को वोट करता है लेकिन विधानसभा में जोरदार तरीके से तेजस्वी को वोट करने लगा है। बीजेपी को ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है, इसलिए चाहती है बीजेपी की इस मुद्दे पर संशय की स्थिति बरकरार रहे। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, आपका जो इशारा है वो नीतीश कुमार के जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है
उसकी फसल कहीं प्रशांत किशोर जन न काट लें, इस बात को लेकर के बीजेपी अभी चीजों को सस्पेंस में रखना चाहती है। बिल्कुल सही आपने कहा, रणनीति उसकी हो भी सकती है बीजेपी की, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि पहले जरा सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए ना। ये तो 115 से शुरू किए हैं कि 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, लेकिन 115 पर नहीं लड़ेगी तो 100 पर तो लड़ेगी, 101 पर तो लड़ेगी। इतना तो मुझे जरूर भरोसा है कि एक सीट ही अधिक, लेकिन बीजेपी से एक सीट अधिक पर नीतीश कुमार जी लड़ेंगे अगर गठबंधन की गुंजाइश होगी तो। और नीतीश कुमार के लोग बोल रहे हैं, जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी चेहरा थे, उन्होंने चीजों को तय किया, हम तैयार हो। बिहार में नीतीश कुमार जी तय करेंगे, बीजेपी को इसके लिए तैयार होना होगा। तो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पोस्चरिंग, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग शुरू हो गया है। और उस पॉलिटिकल पोस्चरिंग में नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही हार्ड बार्गेनर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ हैं तो फिर मैं मानता हूं कि बीजेपी को इनके सामने आना पड़ेगा, इनके ये से सहमत होना पड़ेगा। ये बहुत कुछ कर करके भी बीजेपी इनका कुछ कर नहीं पाएगी। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार कितना बार्गेनिंग कर पाते हैं। और अगर बराबर बराबर सीटों पर भी अगर ये लड़ते हैं दोनों, तो फिर कहां गुंजाइश है भाई। अभी चिराग पर हम लोग बात कर रहे हैं कि चिराग फिर कहीं ऐसा न कि जनसुराज और कांग्रेस के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना लें। वो भी तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो डिप्टी सीएम बनने के लिए थोड़े लड़ने आ रहे हैं या बिहार में कोई क्रांति करने आ रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं तो चिराग का एक अलग दाव है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी हैं उधर जरूर, लेकिन किस समय वो कह के भाग जाएंगे कि मेरे पीठ में या पेट में छुरा मारा जा रहा था, अब हम इधर आ गए। तो उनके लिए भी एनडीए थोड़ा स्पेस बचा के रखे हुए हैं कि भाई मुकेश सहनी जी भी कभी कुछ हुआ और फिर अगर इधर आ गए तो उनको भी हमको जगह देनी होगी। तो अगर एनडीए गठबंधन में देखिएगा तो एनडीए में नीतीश कुमार जी को किसी भी कीमत पर बीजेपी नाराज नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आपने बहुत साफ गोई से कह दिया, पर सवाल अब भी बरकरार है। नीतीश का नेतृत्व, मतलब नेतृत्व नीतीश का, लेकिन सीएम का चेहरा कौन, इस पर संशय क्यों है बरकरार। क्या महाराष्ट्र की घटना दोहराई जाएगी? हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, बिहार महाराष्ट्र नहीं है। और नीतीश कुमार इतनी ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को लड़ने की आज़ादी देंगे ही नहीं कि बीजेपी जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भले ही बीजेपी नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट को साधने का प्रयास कर रही हो संशय बरकरार रख के, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव में जाने से पहले इस पर भी बिल्कुल पिक्चर साफ कर देंगे कि सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बल्कि सीएम का चेहरा भी हम ही है। क्या ऐसा हो पाएगा? ये गंभीर सवाल है जिसका जवाब हम लगातार तलाशने का प्रयास करेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार और राकेश प्रवीर जी, आप सभी लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।